हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि जिन लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होगा, तो जिनका 1 और 2 आपका सितंबर में होना है, उनका तो फाइनली यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड भी आ चुका होगा, शिफ्ट भी पता चल गई होगी, एग्जैक्ट उनको सेंटर भी पता चल गया होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि आपको जो है हम अभी तक क्या करवा रहे थे कि टॉपिक वाइज आपको मैराथन करवा रहे थे। तो अगर वहाँ पर आपने अभी भी कुछ नहीं देखा हुआ है या कुछ मिस हुआ है, तो एसएससी एमटीएस 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको बता दूँ, उनको देखने के बाद आपको वहाँ पर एक अलग ही लेवल का जो है एक्साइटमेंट मिलेगा। एग्जाम में देखेंगे तो आपको उनसे डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है ऑलरेडी जा करके देख ले। प्रैक्टिस सेट भी आपको हमने पीवाईक्यू बेस्ड यहाँ पर 7 करवा दिए थे, ये आज 8वां है, आपको करवाना चाह रहे हैं। आप लोग साथ रहेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पीछे पूछे जा चुके हैं, आपको इनमें से कितने आते हैं। कोशिश करेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दें। चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपको क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर जहाँ भी कर सकते हैं तो आप लोगों को शेयर भी कर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निंगथौजा राजवंश किस के द्वारा किस राज्य पर शासन किया गया था। देखिए, निंगथौजा जो राजवंश है इसके बारे में कम ही लोगों ने सुन रखा होगा, क्योंकि जो पॉपुलर कुछ राजवंश होते हैं उनके बारे में लोगों ने सुन रखा होगा। लेकिन इसका एक दूसरा और एक नाम होता है जो कि होता है मगांग। शायद आपने ये सुना हो। मान लीजिए आपने ये भी नहीं सुना है, तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो मगांग होता है, जो कि निंगथौजा राजवंश को ही कहा जाता है। और इसका जो आपका आपका जो रेन था, यानी कि क्षेत्र था, राज क्षेत्र, वो मणिपुर में फैला हुआ था। यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ निंगथौजा की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है, अगर बात करें तो राजा की संतान इसका मतलब होता है। बाकी इसकी अगर स्थापना की बात करें तो कि इसकी स्थापना किसने की हुई थी, तो वो था आपका नोगका। देखिए नाम थोड़ा अजीब है, आपको याद ना रहे शायद। नोगका लैदेन नाम था, यानी नोगका लैदेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नोगडा लैदेन था आपका, जिसके द्वारा निंगथौजा वंश की स्थापना की गई। और अंतिम शासक अगर पूछ लिया जाए तो वो बोधचंद्र सिंह थे। यानी कि अगर अंतिम शासक आपसे पूछा जाए कभी तो वो बोधचंद्र सिंह थे। तो इतना आपको बस याद रख लेना, निंगथौजा वंश अगर पूछा भी जाता है तो इससे ऊपर कभी नहीं पूछा जाएगा। इतने फैक्ट ही काफ़ी हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1960 में महाराष्ट्र को किस राज्य से और किस राज्य को भाषाई आधार पर मुंबई प्रांत से अलग कर दिया गया था। देखिए मुंबई प्रांत क्या था आपका कि 1960 के जब पहले तक था, तो जो मुंबई प्रांत था आपका, उसमें आपका गुजरात भी आता था और मुंबई भी आता था। यानी कि उससे उस समय उसको बॉम्बे कहा जाता था। तो गुजरात में देखिए भाषा की समस्या थी, इन लोगों को गुजराती आती थी। जो बॉम्बे में लोग रहते थे इनको मराठी आती थी। तो इनमें बड़ा लड़ाई झगड़ा होता था, यानी कि आपस में इनमें मतभेद हुआ करते थे गुजराती और मराठी लोगों के बीच में। इसलिए 1960 आया आपका बम्बई, यानी कि जो प्रांत था पूरा मुंबई प्रांत, बॉम्बे को आपका अलग कर दिया गया, गुजरात को आपका अलग कर दिया गया। तो आपका गुजरात हो जाएगा। बाकी अगर भाषाई आधार पर पहले राज्य की बात करें तो आपका 1953 में बना हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश था। ये तो सभी को पता होगा। और ये किसके संघर्षों से बना था, थोड़ा सा डीप बिल्कुल पूछेंगे, ज़्यादा वैसा नहीं कि कौन से इसके पीछे नेता थे, इनका नाम आपको बताने कि कौन से नेता थे जिन्होंने आमरण अनशन किया हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाने के लिए। इन्होंने काफ़ी अनशन किया, बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये आपको बताना, अगर आपने थोड़ा भी डीप पढ़ रखा होगा, ल्यूसेंट में भी आई थिंक दिया हुआ है, ल्यूसेंट की बुक भी अगर आपने पढ़ी है ध्यान से तो आपको मिल जाएगा कि कौन इसके नेता थे मुख्य। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का क्या नाम है। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, शत्रुघ्न जो सिन्हा होते हैं, इनकी जो आपने एक डायलॉग मोस्टली सुन रखा होगा, जब भी ये कोई मूवी होती है तो एक वर्ड ये बहुत बोलते हैं खामोश। आपने सुन रखा होगा जिन लोगों ने पहले की मूवीज देखी हैं, जिसमें कि मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र देओल वगैरह होते थे। अगर ऑलरेडी देखी होंगी कहीं ना कहीं, शायद अगर आप 2000 के पहले के बॉर्न है, यानी कि 1905 टू आपका 95 से के बाद के, यानी 97 के हों या 98 के आप बॉर्न है, तो आपने ज़रूर इस टाइप की मूवीज़ देखी होंगी। तो ये खामोश बहुत बोलते थे, इनकी आदत में था, हर डायलॉग में इनका खामोश होता था। इसीलिए जो इनकी मूवी का आपका यानी कि जो बायोग्राफी थी उसका नाम ही रख दिया गया कि एनीथिंग बट खामोश। तो आपको याद रखना है एनीथिंग बट खामोश। और एक आपको यहाँ पर दिया हुआ है द सब्सटेंस एंड द शैडो, ये आपको याद रख लेना।
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब होता है दिलीप कुमार, यानी कि ये दिलीप कुमार की बायोग्राफी है। और दिलीप कुमार वही हैं जिनको ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था, जिनको आज के दौर में शाहरुख खान को लोग कहते हैं कि दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार ने भी देवदास मूवी बनाई हुई थी, रोमांस के किंग कहे जाते थे, जो कि आज शाहरुख खान कहे जाते हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो क्रेज़ था दिलीप कुमार का, जो आज शाहरुख खान कहीं ना कहीं उसको रन कर रहे हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। एक दो और आपको बुक याद है, एक आपको याद रख लेनी है रोमांसिंग विद लाइफ, एक आपको ये याद रख लेनी है। रोमांसिंग जो विद लाइफ है ये याद रख लेनी है, ये है देवानंद की, यानी कि देवानंद का भी बहुत क्रेज रहा, तो ये भी पूछी जा चुकी है, वही बताएंगे। तो ये आपका रोमांसिंग विद लाइफ आपको याद रखना है, जो कि देवानंद की बुक का नाम है। एक और यहाँ पर दिखा हुआ है आपका खुल्लम खुल्ला, ये भी कई बार पूछी गई, तो इसको भी याद रख लेना। ये है ऋषि कपूर की, जिनका 2020 में निधन हो गया था, जिनके बेटे रणवीर कपूर है। तो ये यहाँ पर याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका नेक्स्ट आ गया। देखिए मूवीज़ की बात करें तो एक्चुअली आज मैंने एक मूवी देखी, मैंने छोटी छोटी मैं क्लिप देख रहा था, रक्षाबंधन नज़दीक था तो सिस्टर और ब्रदर के बारे में बॉन्ड देख रहा था। तो आज एक मैंने मूवी देखी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन मूवी थी, मैं 2022 में रिलीज हुई है, लास्ट ईयर ही थी, अक्षय कुमार वाली है। एक्चुअली आई गॉट इमोशनल वाइल सीइंग दैट मूवी की क्या मतलब मूवी बनाई गई है। एक्चुअली वो डावरी सिस्टम पे, यानी कि से नो टू डावरी, काफ़ी अच्छी मूवी लगी एक्चुअली। रक्षाबंधन सेलिब्रेट करिए, एक दो दिन बाद आपकी होगी। एक्चुअली आई डोंट हैव सिस्टर्स एंड आई वॉच्ड होल मूवी विद माई मदर। तो अगर आप लोगों के पास एक्चुअली टाइम हो तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने ना देखी हो देखिए, जस्ट वॉच विद योर सिस्टर एंड जस्ट स्प्रेड एंड से आपको पैम्पर्स योर सिस्टर एंड लव योर सिस्टर। लाइक आपको देखना है उस मूवी में कि एक सिस्टर्स के लिए जो सेक्रीफाइस दिखाए गए, आपको अच्छा लगेगा। अपनी सिस्टर्स के साथ देखिए, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करिए, काफ़ी अच्छी मूवी है। ये बस थोड़ा सा आपको बता दिया, बेहतर था इसलिए देखा, काफ़ी एक्साइटमेंट था उस मूवी को लेकर, काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली। चलिए अपने टॉपिक में फिर से वापस आएंगे। आपका ये है कि भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। देखिए सुंदरेश्वर अगर महोत्सव की यहाँ पर हम बात कर लेंगे तो ये एक्चुअली मनाया जाता है केरल में। तो केरल में मनाया जाता है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ केरल से रिलेटेड और भी यहाँ पर फैक्ट याद रखना है कि जो सबरीमाला मंदिर आपसे कई बार अगर पूछा जाए तो ये भी आपका केरल में होता है, और यहाँ पर किस भगवान की पूजा होती है तो वो अयप्पा भगवान होते हैं। इसके साथ साथ एक निशागंधी फेस्टिवल आपका मनाया जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो निशागंधी फेस्टिवल को भी याद रखना है। ओणम की बात करें, ओणम जो होता है ये भी मनाया जाता है केरल में एक्चुअली, और नौका दौड़ जो होती है वो भी इसी दिन होती है ओणम के समय, और ये 10 दिन तक आयोजित किया जाने वाला त्यौहार है। तो इतने फैक्ट जो है आपको यहाँ पर केरल से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उन्हें कौन सा रोग होता है। देखिए द्विफोक्सी अगर लेंस की बात करी जाए, जो लोग यूज करते हैं उन्हें एक्चुअली होता है आपका जरा दृष्टि दोष, यानी कि जरा दूरदृष्टि जो दोष होता है उस तरह के लोग लगाते हैं यहाँ पर आपका जो द्विफोक्सी लेंस होता है। इसके साथ साथ आपके और होते हैं, जैसे कि आपका दूरदृष्टि होता है, आपका एक दूरदृष्टि जैसे ये दिया हुआ है, एक निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो हम यूज करते हैं लेंस वो होता है अवतल, आपको याद रखना है, और दूर दृष्टि के लिए यूज किया जाता है उत्तल लेंस। तो ये 3-4 लेंस याद रखने हैं, अगर इनसे रिलेटेड पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा लेंस यूज करेंगे तो आपको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन में। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए लगातार हार्ड वर्क किया जाता है। आपको हर तरह की यहाँ पर क्लासेस हम चाहते हैं आपको प्रोवाइड कराएं, हर शिफ्ट का एनालिसिस भी आपको करवाएंगे, तो इतना आपको कर लेना है। बाकी देखिए हर अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के सभी लोगों को जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं कि अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध हुए कवि बाण भट्ट किसके शासनकाल में रहे हुए थे। देखिए अगर बाण भट्ट की बात करें कि जो बाण भट्ट थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी हर्षचरित, हर्षचरित इन्होंने लिखी हुई थी, और हर्षचरित थी जो वो थी हर्षवर्धन की जीवनी, यानी हर्षवर्धन के समय में थे। हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 604 से लेकर के 647 तक इन्होंने शासन किया हुआ था वर्धन वंश के अंदर, जिसको पुष्यभूति वंश भी कह देते हैं, वर्धन वंश जिसको बोलते हैं, तो उसमें शासन किया हुआ था। और इन्होंने एक शासक को हराया हुआ था जो कि शशांक था। तो शशांक
के बारे में आपको एक पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया हुआ था कि ये गौड़ साम्राज्य से आता था, यानी कि गौड़ शासक था ये। तो उसके बारे में आपको हम पीछे भी बता चुके हैं। तो इतने सारे सारे फैक्ट अगर सब आप प्रैक्टिस सेट अटैच करेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, क्योंकि हम सारे अटैच करते हुए आपको यहाँ पर पढ़ाते चल रहे हैं। हाँ, ऊपर एक और आपको याद रख लेना, देखिए आपको वो बताया हुआ था, इसके साथ हमने एक और भी बताना था, हरिशेन भी आपको याद रख लेना है। आपको वो तो याद हो गया। हरिशेन जो थे ये थे समुद्रगुप्त के टाइम पर, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की हुई थी, इतना भी यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि सर्काडियन रिदम शब्द किससे जुड़ा हुआ है। देखिए सर्काडियन जो रिदम होता है, इस शरीर घड़ी यानी कि बॉडी क्लॉक इसको बोला जाता है। तो ये सर्काडियन जो रिदम है, बॉडी क्लॉक है, ये वैसे डिट्टो क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो इनको बस याद रख लेना थोड़ा माइंड में, कि अगर ये क्वेश्चन सेम रिपीट होता है तो आप लोग वहाँ पर एग्जाम के अंदर करेक्ट कर पाएँ, वैसा कोई खास कॉन्सेप्ट इनके अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस वर्ष अंगीकार हुआ, जिससे कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। देखिए जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा था वो दिया गया था आर्टिकल 370 से, और इसको जो लागू किया गया था वो 1949 यानी कि 1949 में इसको लागू किया गया था। और इसके साथ साथ बात कर लें तो इसे समाप्त भी किया जा चुका है। वो डेट थी 5 अगस्त 2019 यानी कि 5 अगस्त 2019 में इसको समाप्त भी किया जा चुका है। तो ये समाप्त भी हो चुका है, तो ये भी याद रखना है। आपसे लागू से ज़्यादा शुरुआत पूछ ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सोंगमो जो झील है भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए सोंगमो झील है, कुछ आपको झीलें भी याद रखनी है, जैसे आपको लोकटक झील आपको याद रख लेनी है, लोकटक के साथ में आपको पेंगोंग झील याद रख लेनी है। तो ये कुछ झीलें आपको याद रखनी है। लोकटक जो है आपकी ये आ जाती है मणिपुर में, पेंगोंग जो आती है लद्दाख में आती है, और पेंगोंग वही झील है जिसमें कि 3 इडियट मूवी का जो लास्ट सीन है रेंचो वाला वहाँ पर शूट किया गया, वो पेंगोंग झील थी आपकी। बाकी आपका सोंगमो पूछा गया तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम सनी डेज है। देखिए खिलाड़ियों की आत्मकथा की अगर बात करें तो इतनी सारी आत्मकथाएं हैं कि अगर आपको जितनी अभी तक पूछी गई उतनी भी बताएं तो आपकी 10 हो जाएंगी कम से कम। देखिए सनी डेज की बात करें तो ये सुनील गावस्कर की है। आपको बात बताएं स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट की अगर बात करें, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट वो है कपिल देव की, जिसके ऊपर मूवी बनी है 83। इसके बाद आपकी एक आती है बिलीव की बात करें, ये सुरेश रैना की है, पूछी जा चुकी है। इसके साथ साथ आपके एक आती है टेस्ट ऑफ माय लाइफ, टेस्ट ऑफ माय लाइफ की बात करें तो ये आती है युवराज सिंह की, ठीक है। और एक आती है गेम चेंजर की अगर बात करें ये भी पूछी जा चुकी है, ये शाहिद अफरीदी की होती है, ठीक है। एक आपको और याद आती है यहाँ पर, एक आती है नो स्पिन की बात करें तो ये भी शेन वॉर्न की आती है, ये भी पूछी जाती है, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर रहे हुए हैं। इसके साथ साथ और हम कोशिश करते हैं याद करने की, और कौन सी आपकी, हाँ आपके एक सचिन तेंदुलकर की बहुत पूछी जाती है, प्लेइंग इट माई वे। तो इतनी सारी बायोग्राफी आप लोग याद कर लेना। इनसे अगर आपको कोई अलग बायोग्राफी याद आ रही जितनी हमने बताई है तो वो भी आप बता दीजिए, अगर शायद हम अभी रिकॉल ना कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी बायोग्राफी इसके अंदर आ जाती है प्लेयर्स में। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भौतिकी विज्ञानी जेम्स प्रोस्कॉट जूल ने किसके आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की हुई थी। देखिए यहाँ पर सिद्धांत पूछा था कि जो भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रोस्कॉट थे उन्होंने किसके आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की हुई थी। ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था ये था संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन बी जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी किस साम्राज्य के महानतम शासक थे। देखिए गौतमीपुत्र जो सतकर्णी थे एक्चुअली अगर बात करें तो देखिए गौतमीपुत्र आपका लिखा गया तो पहली बात तो ये माता प्रधान आपका शासनकाल था। साम्राज्य जो था यहाँ पर माताओं के नाम पर शासकों के नाम रखे जाते थे। और जो इसका राइट आंसर की बात करेंगे अगर तो राइट आंसर जो था इसका आपका सातवाहन राजवंश था, यानी कि सातवाहन था। सातवाहन आपको दिया होगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है, सातवाहन हो जाएगा। सातवाहन की बात करें तो 230 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और ये था राजा सिमुक, यानी कि सिमुक के द्वारा की गई थी। अगर ये पूछा जाए कि इसका फाउंडर कौन था तो वो सिमुक था। और इसके साथ बताएं 230 ईसा पूर्व में इसकी की गई थी, और ये माता आपका अधीन था, यानी कि मात्रात्मक आपका राजवंश था, माताओं के नाम पर होते थे पहले माता का नाम, जैसे आपका गौतमीपुत्र लिखा हुआ है। तो इस तरह से हुआ करते थे। इसकी जो भाषा थी इस वंश में वो संस्कृत और आपकी मराठी प्राकृत थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आगे आ जाओ नेक्स्ट आगे चलिए। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए यहाँ पर बैंकिंग की जैसे कि स्थापना ये आपकी पूछ ली गई है। तो देखिए अगर अब बात करें
यहाँ पर तो एसबीआई की आपसे पूछी गई, तो एसबीआई की जो हुई थी वो 1955 यानी कि 1955 में हुई थी। आरबीआई की अगर पूछ ली जाती तो वो 1935 में हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं नाबार्ड की, तो जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी शिवरपन समिति के आपकी सिफारिश पर। इसके बाद एक और बैंक आती है आपकी सिडबी, कई बार आपका पूछा जाता है। सिडबी की हुई थी 2 अप्रैल 1990 में, सिडबी की भी याद रख लेनी है, और इसका मुख्यालय सिडबी का लखनऊ में स्थित है। तो इतनी भी बैंकिंग के याद रख लेना, यही घुमा फिरा के जो होते हैं क्वेश्चन आपके स्थापना में बैंकों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद राज्य का विलय भारत में हुआ था। देखिए, जब देश आज़ाद हो रहा था तो हैदराबाद के जो मुस्लिम थे यानी कि जो नवाब थे वो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे। तो जो हमारे जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम मिलाकर रहेंगे। उन्होंने अपना तरीका अपनाया और एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो था जो कि सितंबर आपका 1948 में लॉन्च किया गया था, और इसके तहत जो है हैदराबाद का विलय जो है भारत के अंदर कर लिया गया था। और बाकी इन्हीं के आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म के दिवस पे आपके आपके उसमें जिस दिन जन्म दिवस हुआ था 31 अक्टूबर को, इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूम ऑन द रूफ पुस्तक को 17 वर्ष की उम्र में लिखने वाले लेखक कौन थे। द रूम ऑन द रूफ की बात करें तो ये एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने और भी बुक लिखी, जैसे एक इन्होंने ये लिखी रोड्स टू मसूरी, यानी कि रोड्स टू मसूरी इनकी काफ़ी फेमस है। ब्लू अम्ब्रेला की बात करें, ये भी इनकी काफ़ी प्रचलित है। तो आई होप कि अब तो नाम आपको पता चल गया होगा कि रोड्स टू मसूरी हो गया, ब्लू अम्ब्रेला हो गया, ये सारी लिखी गई हैं यहाँ पर आपकी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो रस्किन बॉन्ड आपको याद रख लेना है, जिन्होंने द रूम ऑन द रूफ भी लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर रस्किन बॉन्ड राइट आंसर हो जाएगा। शशि थरूर का है एक बुक है वाई एम आई हिंदू, वाई एम आई हिंदू, कई बार एसएससी एग्जाम में पूछी गई है। एक है द ग्रेट इंडियन नॉवल, द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये भी यहाँ पर याद रख लेने, कई बार पूछी जा चुकी है। एक आपकी बुक कई बार पूछी जाती है ट्रेन टू पाकिस्तान, कई बार देखने को आती है खुशवंत सिंह की, ये भी याद रख लेना है। इसके बाद आपको सिलेक्शन डे याद रख लेना है, द वाइट टाइगर याद रख लेना है, ये बुक होती है अरविंद अडिगा की, ये बुक भी आपकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये बुक और ऑथर का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, जा कर के देख लीजिए। बुक का बिल्कुल निपटारा हो जाएगा ख़त्म, उसी से आपको बुक आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय अगर जल क्रीड़ा संस्थान की बात करें तो ये गोवा राज्य में स्थित है। और अगर हर घर जल की बात करें कि हर घर जल जो संपन्न होने वाला राज्य कौन सा है, वो भी गोवा हो जाएगा। अगर बोला जाए कि रेबीज मुक्त राज्य कौन सा सबसे पहला बना, तो रेबीज मुक्त भी आपका गोवा हो जाएगा। एलपीजी कनेक्शन सभी के होने वाले किस आपके राज्य में कहीं पर हुए, तो उसका आपका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाता है। बाकी दो चीज़ों का रेबीज का और हर कर जल के मामले में गोवा का नाम आता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा बागान की श्रेणी में आता है। देखिए, आपका यहाँ पर बागान फसल की श्रेणी पूछी गई, कौन सा है जो आपका बागान फसल की श्रेणी में आ जाता है। तो कॉफ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बागान फसल के आपका श्रेणी में आता है। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो कर्नाटक में प्रोड्यूस करी जाती है, और इसी के साथ बात करें कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर होती है, तो वो फिर ब्राज़ील में होती है। तो ये दोनों चीज़ें याद रख लेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि चेतिया गिरी विहार आपका सांची में मनाया जाने वाला त्यौहार किस धर्म का पर्व है। देखिए, चेतिया गिरी विहार की बात करें तो जो चेतिया गिरी विहार है ये मनाया जाता है बौद्ध धर्म के द्वारा, यानी कि बौद्ध धर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी यहाँ पर कुछ पूछ लिए जाते हैं आपका, जैसे कि आपका पूछा जाता है कुछ आपके, जैसे आपका केसरिया स्तूप सबसे बड़ा पूछ लिया जाता है कि केसरिया स्तूप सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो केसरिया स्तूप है बिहार के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से चीज़ें, आपका तमांग मठ कई बार पूछ लिया जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें, महाबोधि मंदिर आपसे पूछ लिया जाता है। इस तरह से चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। जब हिस्ट्री में जाएगा एग्जामिनर तो पूछ लेगा कि कौन से शासक ने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अभी रिसेंटली सीजीएल वाले एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, तब मैंने देखा इसको। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अशोक उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है
कि निम्न में से किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। देखिए यौगिक अगर माइक्रोस्कोप की बात कर लें तो सबसे पहले ये बनाया गया था जकारियास जॉनसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। देखिए उड़ीसा के त्यौहार की बात करें तो उड़ीसा के कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें कि आपका जैसे देखिए थाई पुषम आपका होता है। देखिए पहला दिया हुआ है थाई पुषम की बात करें तो ये तमिलनाडु का आपका होता है। ढोल यात्रा आपका है तो आपका ये हो जाता है उड़ीसा का, यानी ढोल यात्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बथुकम्मा त्यौहार की बात करें तो ये तेलंगाना का होता है, फूलों का त्यौहार होता है। बाकी गुड़ी पड़वा आसान है, आपको बता देना है गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाते हैं। कमेंट बॉक्स है जो आपके लिए ओपन रखा गया है, आइए बताइए कि गुड़ी पड़वा जो है किस राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस देश की योजनाओं के अंतर्गत किया गया, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो किस देश से ली गई हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये ली गई हैं रूस से, और इसके साथ में रूस से क्या लिया गया तो वो है मूल कर्तव्य, वो लिए गए हैं रूस से। अगर वही मूल अधिकार की बात करी जाए तो मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं अमेरिका से। आपके अगर कैबिनेट सिस्टम की बात कर ली जाए तो आपका लिया गया है यूके से। आपका अगर यहाँ पर संविधान संशोधन पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया तो वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। इसके साथ साथ इसी तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली जो थी वो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और आपका एक था कि प्रधानमंत्री जो आपका रोजगार गारंटी योजना था वो किस पंचवर्षीय योजना में आया था, वो 7वीं में आया हुआ था। इसी तरह के क्वेश्चन आपके देखिए पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं वही दिमाग में रहते हैं कि क्या क्या आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है कि कोपा अमेरिका कप 2021 का विजेता कौन था। देखिए कोपा अमेरिका कप अगर 2021 की बात करें तो इसको हम आपको हिंट देने वाले हैं, क्योंकि इसका विजेता वही है जिसने 2022 के अंदर हुआ फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, तो जो है अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीफा की बात करें तो फ्रांस इसका उपविजेता रह गया था, कतर में इसका आयोजन किया गया था। गोल्डन बूट है जिसका अवार्ड एम्बापे को दिया गया था। तो इस तरह से जो आपको चीज़ें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल में ही चर्चा में रही चरक शपथ का संबंध किससे। देखिए चरक शपथ के बारे में हम बात कर लेते हैं कि चरक क्या है। चरक की बात करें तो आपका एक था कुषाण वंश, आपको याद होगा पढ़ा होगा कि कुषाण वंश था जिसकी जो स्थापना है कुजुल कटफेसिस के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के थे वो इसके द्वारा चलाए गए। बाकी उसमें एक चरक थे जो आयुर्वेदक थे, और इन्होंने तो आपका आयुर्वेद से संबंधित से चिकित्सक थे, तो जो है इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी चरक संहिता शपथ दी जाती है। तो यहाँ पर आपका चिकित्सा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है सामने आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की बात करें तो आपका 23 जून जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपका 1896 में जो है पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है एथेंस के अंदर किया गया था। तो आपका 23 जून 1896 को पहली बार किया गया एथेंस के अंदर, इसलिए 23 जून को ही मनाते हैं। भारत से जो पहली बार यहाँ पर भाग लिया हुआ था 1900 में डेब्यू किया हुआ था, जो कि पेरिस का ओलंपिक था, उसमें डेब्यू किया हुआ था नॉर्मन प्रिचर्ड ने। तो पहले जो भारतीय थे ओलंपिक में भाग लेने वाले वो नॉर्मन प्रिचर्ड थे। बाकी अगर पूरे दल की बात करें जो टीम भेजी गई थी भारत की तरफ से वो 1920 में भेजी गई थी। तो अगर टीम की दल की बात करें तो 1920 हो जाएगा। बाकी पहले अगर बात करें कि भारत की तरफ से किसने भाग लिया तो 1900 में पेरिस के ओलंपिक में जो है डेब्यू किया हुआ था नॉर्मन प्रिचर्ड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन वैसा ही रिपीटेड आ चुका है जो कि आपको ऊपर ही हम बता चुके थे एक्स्ट्रा फैक्ट में कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सिडबी की बात करें तो 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना होती है। इसके साथ साथ जो इसका आपका हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय वो स्थित है लखनऊ के अंदर। तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपको सेट पूरा करवाने का प्रयास किया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर नॉलेज यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की है। आप लोग एटलीस्ट कमेंट करके बता देते हैं तो थोड़ा
मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और भी बेहतर कर सकें। पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर के वहाँ देखिए। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जिनके लिंक आपको हमेशा ही देखिए डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाते हैं, उनसे भी आपको जुड़ जाना है। और बाकी आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाद से शुरू है, तो सभी लोग मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही अब लास्ट में आपके फ़ायदे देने वाले हैं। जैसे इसलिए आपको मॉक टेस्ट करवाया है, कुछ नया नहीं पढ़ाया हुआ है आपको। आपने अगर ऑलरेडी पढ़ रखा होगा तो इस मॉक टेस्ट का आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको लगेगा कि ये मैंने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये फिर आपकी मिस्टेक है। मैंने कुछ नहीं इसमें बताया, पूरे टेस्ट में आपको बस PYQ बताया, जो कि आपके पिछले साल पूछे गए हैं। तो आपको ये देख लेना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।